हेलो एवरीवन, बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से कक्षा 12 वालों के लिए विशेषकर मैं मनोज कुमार यादव DBSK इंटर कॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो है हमें जीव विज्ञान के बारे में जो है कुछ विशेष जानकारियाँ देनी है, जो कि आप हर चैप्टर में जो है मतलब बिल्कुल पढ़ रहे हो। तो आप जानते हो कि हम एक चैप्टर जिसका नाम था मानव स्वास्थ्य एवं जनन, उसके बारे में हमने आपको डिटेल से पूरी जानकारी दी थी वीडियो के जरिए। लगभग 18 वीडियो बना था उसके अंतर्गत। 18 वीडियो में लगभग 35 मिनट 30 मिनट इतने समय देकर जो है आपको बताया गया था, और सभी रोगों के बारे में आपको विशिष्ट रूप से जानकारी दी गई थी, और ये भी आपको बताया गया था कि आप विशेष रूप से अध्ययन इसको करेंगे और नोट भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, और हमने आपको यही बताया था कि सभी जितने भी मोस्ट टॉपिक हैं, जितना भी पढ़ाया गया है उसको आप विशेष तौर पे अध्ययन करेंगे। और हम लास्ट वीडियो में जाते जबाते आपको जो है होमवर्क के रूप में दिए थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे दिए थे, और हर जगह मतलब इस तरीके से वीडियो में भी लेक्चर के रूप में हमने आपको बताया भी था कि सभी जितने भी क्वेश्चन पर हम टिक लगाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं, तो सबको मैंने आपको कहा था कि उसको हल करके व्हाट्सएप के ज़रिए हमें आप ज़रूर उसको बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग की बहुत लापरवाही और बहुत ही जो है हम अफसोस करते हैं इस चीज़ को कि आप लोग जो है मतलब सही रूप से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जिसके वजह से आपका कक्षा 12 में एग्ज़ाम भी जो है आप जानते हैं पढ़ाई कम हो रही है, लेकिन एग्ज़ाम आपका समय पर ही होगा। लगभग मान के चलिए मार्च में ही आपका एग्ज़ाम होगा, और आप अपनी पढ़ाई को स्टडी अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हो, जिसके लिए आपका जो रिज़ल्ट होगा बहुत ही ख़राब रूप से आएगा यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो। इसलिए बच्चों मैं यही कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल गौर से पढ़ाई करिए। जो भी पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़िए। ठीक, और जो होमवर्क हमने दिया है उस होमवर्क को भी आप अच्छे से करिए। ठीक, तो यही चीज़ आपको बताना था। तो आज चलिए अब नए टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो आज हम देखिए बच्चों यहाँ पे आपको जो है बताया गया है इकाई फर्स्ट जनन रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में हम बच्चों आज पढ़ेंगे। ठीक, तो जनन का जो पहला चैप्टर हमारा है, पहला चैप्टर का जो पहला अध्याय बनेगा वो कौन बनेगा? मानव जनन बनेगा। ठीक, इसमें बच्चों एक और हमारा अध्याय था जिसका नाम था सजीवों में जनन। तो ये चैप्टर आपका कट गया है, निकल गया। पुष्पीय जनन, मानव जनन, ये सब आपके चैप्टर में है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो इसलिए बच्चों तो हम देखते हैं यहाँ पे जो है इसको जो है पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है, किसके अंतर्गत आता है, मानव के और सभी प्राणियों के अंदर ये किस तरीके से यूज किया जाता है। तो हम इसके बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं। तो बच्चों आप ध्यान देंगे तो इस चीज़ को हमें पढ़ना है। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं हम लोग जो है। आप बिल्कुल अपने घर पे स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग बताते हैं। बताया गया है कि मनुष्य में पहला जो हेडिंग है आपका वो बन रहा है मनुष्य में लैंगिक जनन की परिघटनाएं। मनुष्य में लैंगिक जनन की परिघटनाएं मतलब मनुष्य के अंदर जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन क्रियाएं जो होती है, उसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट इसमें भाग लेते हैं, हमें ये जानना है। ठीक है, तो देखो बच्चों बताया गया है कि ये भाग कैसे हैं, निम्नलिखित हैं, और चलते हैं इसके बारे में जानते हैं हम लोग। बताया गया है कि युग्मक जनन या युग्मकों का निर्माण, सबसे पहला काम ये है युग्मक जनन। युग्मक का मतलब जोड़ा, मतलब पुरुष और स्त्री, जब ये दोनों मिलेंगे तभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कार्य करेगा, मतलब जनन क्रिया प्रारंभ होगी। ठीक, कहा गया युग्मकों का निर्माण अर्थात नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु, दोनों युग्मक आपस में क्या होगा, मिलेंगे, मिलके जो है निर्माण होगा। ठीक, दूसरी चीज बताया गया कि नर में, अब इसी के अंतर्गत देखो दो पार्ट बताया गया, एक नर का और एक इसका मादा का बताया गया। तो नर में अब इसी चीज के बारे में देखो बताया गया है फर्स्ट AB, ये इसका पार्ट है, दोनों हम आपको चिन्ह लगा के बता देते हैं, ये इसका पार्ट है
ठीक, ये मादा, ये नर का है और ये मादा का है। ठीक है बच्चों, तो देखो बताया गया है कि नर में शुक्राणुओं का निर्माण, जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कह सकते हैं। ठीक है, स्पर्मोजेनेटिस अगर इस चीज़ को हम कहेंगे, अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण किसमें, नर में। दूसरी चीज, मादा में अंडकोशिका का निर्माण, मादा में अंडकोशिका का निर्माण, जिसको हम उजेनोसिस कह सकते हैं। ठीक, तो ये होता है मादा के अंदर। तो इस चीज़ को हम युग्मक जनन भी कहते हैं। एक नर के लिए शुक्राणु का निर्माण, मादा के लिए अंडाणु का निर्माण। अब बच्चों दूसरा पार्ट इसमें क्या जरूरी है, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण का मतलब होता है कि मतलब शुक्राणु का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे करना, जिसको हम कहते हैं वीर्य सेचन। क्या कहते हैं, वीर्य सेचन। अर्थात मादा के जनन पथ में, मादा का जो योनि होता है उसका जो जनन पथ होता है, उस पथ पर शुक्राणुओं का क्या करना, स्थानांतरण करना, मतलब उस स्थान पे पहुंचाना। ठीक है, तो ये होता है क्रियाकलाप इसमें होती है जनन में। दूसरा देखो, तीसरा पार्ट इसका है कि निषेचन, नर व मादा का संलयन। निषेचन मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक, संभोग होता है। निषेचन फर्टिलाइजेशन जो क्रिया होती है वो नर व मादा का संलयन, मतलब आपस में मिलने से, व युग्मनज, युग्मनज का मतलब जोड़ा, वही जो नर और मादा मिलेंगे, या फिर जाइगोट का निर्माण, वही चीज़ है। युग्मनज का मतलब जाइगोट ही होता है। अब देखिए बताया गया विदलन। विदलन तो आप जानते हैं, विदलन का मतलब जब वो क्रिया करते हैं आपस में तो उसको क्या कहते हैं, विदलन क्रिया होती है। और ब्लास्टोसिस का निर्माण, इसका गर्भाशयी भित्त में चिपकना, ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस का निर्माण होता है वही चीज़, मतलब एक तरीके से जो है ब्लास्टोसिस का निर्माण मतलब जो गर्भाशय का द्वार होता है वो खुल जाता है, जिसको ये निर्माण मतलब अंड कोशिका का निर्माण होता है, और उसी भित्त में वो चिपक जाता है। अंड जो होते हैं कोशिका वो चिपक जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना चीज़ आपको समझ में आया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आपके लिए तत्पर हैं पढ़ाने के लिए। ओके बच्चों, तो चलिए फिर चलते हैं। कहा गया है कि भ्रूणी परिवर्धन। भ्रूणी परिवर्धन मतलब जो बच्चा अंदर गर्भाशय में पलेगा, जिसको हम भ्रूण कह सकते हैं, जो बीज के रूप में होता है उसको भ्रूण कहते हैं। ठीक, तो उसका परिवर्धन, परिवर्धन का मतलब धीरे 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 उसका जो है विकास होता चला जाता है। ये चीज़ जिसमें कहा गया है गर्भावधि, गर्भावधि लगभग कितने महीने, 9 महीने। 9 महीने में कितने दिन, 270 दिन। तो 270 दिन में गर्भकाल पूरा हो जाता है और एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो ये सब पार्ट हैं हमारे लैंगिक जनन के अंतर्गत, जनन के अंतर्गत। अभी इसमें और भी पार्ट हैं जो कि जगह नहीं था इसलिए हमें लिखा नहीं इसमें। ठीक, लाइए यहाँ पे जो है थोड़ी सी और जगह हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा 6 पॉइंट हो गया है। 7वां पॉइंट आप देखेंगे क्या इसका, 7वां पॉइंट है प्रसव या शिशु जन्म। अब देख लीजिए, ऐसी अवस्था में प्रसव या हम क्या कह सकते हैं, शिशु जन्म कह सकते हैं। ठीक बच्चों, अब देखो भैया, भ्रूणी परिवर्धन या गर्भावधि के बाद जो है, जो हमारा बन रहा है वो क्या है, प्रसव। प्रसव का मतलब शिशु का जन्म हो जाता है ऐसी स्थिति में। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे, ऐसी स्थिति में हमारे शिशु का जन्म हो जाता है। फिर इसके बाद पार्ट हमारा है कि शिशु का पोषण व प्रारंभिक देखभाल क्या होना चाहिए। ठीक, ये भी तो इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा बच्चों, दिख रहा है, हाँ चलिए लिख लेते हैं। कहा गया कि शिशु का पोषण, प्रारंभिक देखभाल। ठीक, शिशु का पोषण व प्रारंभिक देखभाल भी बहुत जरूरी होता है, और ये सिर्फ कौन कर सकता है, माता ही कर सकती है। कौन कर सकता है, माता ही अपने शिशु का देखभाल कर सकती है। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों फिर हमें देखना है। तो इतना था इसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो चलिए फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नर का अलग पढ़ेंगे, मादा का अलग पढ़ेंगे, सबका जो है अलग अलग पूरे रूप से पढ़ेंगे बच्चों। तो आप
हमें उम्मीद होगा कि बच्चों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है ज़रूर बताएंगे हमें, और हम उसको बेहतरीन ढंग से आपको जो है बिल्कुल बताएंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए फिर हम चलते हैं, इसको मिटाते हैं, और हम नर और मादा का अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे और अलग अलग विस्तृत रूप से उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक बच्चों, चलिए देखिए। सॉरी, यहाँ बच्चों जनन लिखा गया था क्योंकि जनन का पार्ट है, फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट इकाई है। हाँ तो बच्चों हमने यही बताया था कि हम लोग चलते हैं नर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नर जनन तंत्र के बारे में पूरा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक, देखिए बच्चों नर जनन तंत्र में क्या चीज़ होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या पार्ट होते हैं, मतलब जनन क्रिया के लिए कौन कौन सा हमारे शरीर का भाग जो है कार्य करता है, तो हमें पहले इसके बारे में जानकारी लेना है और किस रूप में कैसे कैसे कार्य करता है, पहले नर के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो भाई आप जानते हैं कि नर में क्या क्या चीज़ होती है, कई अंग होते हैं, प्राथमिक जनन अंग, सहायक अंग, बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ, सहायक ग्रंथियाँ, तो इस तरीके से तमाम पार्ट हैं जो चीज़ हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग विशेषकर रूप से पढ़ लेते हैं। तो बच्चों यही चीज़ था जो है हमने आपको यही चीज़ बताया इसमें कि नर जनन तंत्र में क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या इसमें ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं, सहायक किस रूप में काम करता है, तो यही चीज़ हमें आपको बताना है। ठीक बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ बताया गया है नर जनन तंत्र में बताया गया कि पुरुषों में जनन तंत्र उदर के श्रोणि क्षेत्र में से होता है। उदर, ये आप देख रहे हैं, ये अंश मेखला है जहाँ पर हाथ जुड़ा होता है, और जिस जगह पे पैर जुड़ा होता है वो होता है श्रोणि मेखला। कौन सा मेखला? श्रोणि मेखला। तो उदर के, उदर मतलब जो हमारा जैसे मल बाहर होता है तो वही चीज़ होता है। तो उदर के श्रोणि क्षेत्र में क्या होता है, स्थित होता है जो चीज़ पार्ट यहाँ पे जो पैर जहाँ जुड़ा है उसको श्रोणि मेखला के रूप में कहते हैं। तो यही चीज़ है। तो देखिए होता है, तो जो इस प्रकार है। तो देखिए नंबर एक पहला है प्राथमिक जनन तंत्र। अब प्राथमिक जनन तंत्र जो होता है इसके अंतर्गत क्या आती है, एक जोड़ी वृषण। अब एक जोड़ी वृषण जो होता है जो अंडकोश के रूप में होता है, ठीक है, जहाँ पर हमारे शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसमें नर युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है, अर्थात उसी वही शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है अच्छे रूप से। तो आप जानते ही हैं इस चीज़ को। फिर देखिए बच्चों बताया गया है कि फिर इसमें यह कहा गया दूसरा सहायक नलिका। अब सहायक नलिका वो होती है जो शुक्राणु को मतलब अंडकोश से, वृषण से उसके नलिका में लाने का काम करता है। ठीक, शिशन नलिका में लाने का काम करता है। देखिए बताया गया है कि जो वृषण में बने नर युग्मक को शरीर से बाहर लाती है, वृषण में बने नर युग्मक को शरीर से क्या करती है, बाहर लाती है। इसके भाग निम्नलिखित। अब कौन कौन भाग है ये देखना है। पहला तो वृषण है जो मतलब उस नलिका के रूप में बाहर लाने काम करती है शुक्राणु को। जालक है, अपवाहक नलिका है जिस नलिका के द्वारा बाहर निकलता है, और अधिवृषण उसमें है, शुक्राणु वाहक है, अस्खलन नलिका है, मूत्र नलिका है। मतलब इतनी जो पार्ट हैं ये सब क्या चीज़ है, सहायक नलिका के रूप में काम करती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमें जानना है। फिर देखिए बच्चों बताया गया है तीसरा पार्ट बताया गया कि बाह्य जननेंद्रिय, अर्थात इसको हम किस रूप में कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अर्थात शिशन, ये हेडिंग है। ठीक, कहा गया बाह्य जननेंद्रिय अर्थात शिशन, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, निषेचन क्रिया करते हैं। कहा गया कि शुक्राणुओं को मादा जनन पद तक स्थानांतरित करता है। कौन? यही शिशन शुक्राणु को क्या करता है, मादा जनन के पद तक उसको स्थानांतरित करता है, जो है पहुंचाता है, जिससे वो अंडकोश से संयुग्मन कर सके। संयुग्मन करने के बाद जो है वहाँ पर गर्भ धारण करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ था। चलो देखो अभी इसमें
और हमारा पार्ट है 3 पार्ट तो हमारा ये हो गया है। चौथा पार्ट है हमारा सहायक ग्रंथि। अब सहायक ग्रंथि के अंतर्गत कौन आता है हमें ये देखना है। देखिए सहायक ग्रंथि के अंतर्गत हमें ये देखना है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि के अंतर्गत हमें रखना है कि जो युग्मकों के पोषण व स्थानांतरण में मदद करती है, जो युग्मकों के पोषण व सहायक में मदद करती है, पोषण व स्थानांतरण में मदद करती है। ठीक, मदद करती है। ठीक है बच्चों, करती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता रहे हैं कौन कौन होता है, तो होता है शुक्राणु, पहला चीज है शुक्राशय, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, और हो गया काउपर ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि। ठीक, तो बच्चों देखो सहायक ग्रंथि के रूप में कहा गया कि जो युग्मकों के पोषण व स्थानांतरण में मदद करती है। ठीक है, युग्मक के पोषण और स्थानांतरण में मदद करती है, वो कौन कौन सा जो है पार्ट है, तो शुक्राशय है, ठीक, प्रोस्टेट ग्रंथि है, और क्या है काउपर्स ग्रंथि है। ये इतने 3 चीज हैं जो हमारे पोषण और स्थानांतरण में क्या कर सकते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे हमारा जो है जनन क्रिया संभव हो जाता है। ठीक, फिर आगे देखेंगे हम, तो इसमें यह कहा गया है कि इस विवरण से स्पष्ट होता है कि, बताया यही गया है कि इस विवरण से स्पष्ट होता है कि मनुष्य में जनन अंगों को 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। कितने प्रकार में, 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला होता है प्राथमिक जनन अंग और दूसरा होता है सहायक जनन अंग। ठीक, तो 2 पार्ट में इसको हम बांट सकते हैं। तो बताया गया कि पहले पार्ट में जो प्राथमिक जनन अंग इसका है वो वृषण होता है। वो क्या होता है, वृषण होता है प्राथमिक जनन अंग। और दूसरा जो होता है उसका सहायक जो अंग होता है, वो अंग युग्मक निर्माण नहीं करते, लेकिन युग्मक के सक्रियण व वृषण से निषेचन स्थल तक लाने में मदद करते हैं। ठीक, तो जो हमारा सहायक अंग है वो लाने में मदद करता है, और पहला जो अंग है प्राथमिक अंग वृषण, जिसमें शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक बच्चों, तो ये चीज़ था जो आप जान सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए इसके भाग क्या क्या किस रूप में होते हैं, हमें ये देखना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट है और कैसे कैसे है, ये देखना है हमें। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा आप रुकेंगे, सिलेबस में थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं नर जनन और मादा जनन तंत्र के बारे में। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे नर जनन तंत्र के कुछ भाग हम लोग देख लेते हैं। कौन भाग कौन सा कार्य करता है, बहुत जरूरी है। तंत्र के भाग किस रूप में काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, ये भी हमें जानकारी लेनी है। तो एक तरफ लिख लेते हैं अंग और एक तरफ लिख लेते हैं इसके कार्य। ठीक, अब देखो बच्चों अंग, सबसे पहला नंबर प्राथमिक जनन अंग लिख लेते हैं। प्राथमिक जनन अंग में जो अंग है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक, तो इसका जो पहला अंग है वो अंग कौन सा है ये देखेंगे। तो पहला इसका एक ही अंग होता है जिसका नाम है वृषण। अब ये वृषण किस रूप में काम करता है हमें देखना है। तो ये नर युग्मक व लिंग हार्मोन्स का उत्पादन करता है। यह नर युग्मक या नर युग्मक का मतलब ही होता है क्या,
शुक्राणु या लिंग हार्मोन्स, लिंग हार्मोन्स का निर्माण करता है, का निर्माण। ये है वृषण का कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देंगे। ठीक, अब दूसरी पॉइंट हमारी क्या है, द्वितीयक जनन। द्वितीयक या भाई आप कह सकते द्वितीयक जनन तंत्र। इसमें क्या आता है, इसमें आप देखेंगे तो नलिका के रूप में होते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग, नलिकाओं के रूप में ये होते हैं। किसके रूप में, नलिकाएं के रूप में ये सब होते हैं। इसमें देखेंगे पहला जो हमारा पार्ट है वो शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिकाएं। ठीक, शुक्रवाहिकाएं क्या काम करती हैं हमें ये देखना है। तो शुक्रवाहिका जिसको हम अपवाहक नलिका भी कहते हैं, क्या कह सकते हैं, अपवाहक नलिका के रूप में जानते हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसका जो कार्य होता है वो वृषण जालक से, वृषण जालक से शुक्राणुओं का अधिवृषण तक स्थानांतरण, ये काम होता है। ठीक है, अपवाहक नलिका शुक्रवाहिकाएं का काम होता है वृषण जालक से शुक्राणुओं का अधिवृषण तक स्थानांतरण होता है। ठीक, इसके बाद देखो बच्चों और बताया गया है यहाँ पे अधिवृषण। अब भाई हमारा जो शुक्राणु है वो कहाँ पहुँच गया, अधिवृषण के पास पहुँच गया। अब अधिवृषण से जो है बताया गया, अब अधिवृषण में जो है जब हमारा शुक्राणु पहुँच जाता है तो वहाँ से क्या काम करता है अब हमें देखना है। तो अधिवृषण में काम होता है शुक्राणु का परिपक्वन, शुक्राणु का परिपक्वन होता है, शुक्राणु का परिपक्वन, कुछ समय तक संग्रह, मतलब यही आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये इसका पार्ट है। इसके बाद अगला इसमें देखेंगे और क्या हो सकता है, शुक्रवाहक। अब भाई हमारा जब बन जाता है तो वहाँ से नलिका के द्वारा, वो नलिका आगे फिर नलिका लगी होती है। अब वो नलिका जो काम करती है वो शुक्राणुओं का परिवहन करती है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, शुक्राणु का परिवहन। ठीक, ये काम है इसका, अब तो जानते ही हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, आप देख ही लीजिए। पहला चीज़ है प्राथमिक जनन अंग है, नंबर 1 इसका प्राथमिक जनन अंग पहला हमारा वृषण होता है। अब वृषण में हमारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणु बनता है और इसका लिंग हार्मोन्स का निर्माण करता है। लिंग हार्मोन्स जो इसके अंतर्गत होते हैं प्रोस्टेट, लिंग हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन होता है इसके अंतर्गत। द्वितीयक जनन तंत्र में बताया गया, नलिकाओं के रूप में बताया गया है शुक्रवाहिकाएं जिसको हम अपवाहक नलिका कहते हैं। यह वृषण जालक से शुक्राणुओं का अधिवृषण तक क्या करता है, स्थानांतरण मतलब पहुंचाता है। और अधिवृषण जो होता है ये शुक्राणु का परिपक्वन करता है। ठीक, इसके बाद फिर देखिए शुक्रवाहक, ये क्या काम करती है, शुक्राणु का परिवहन करती है। शुक्रवाहक का मतलब उसको एक स्थान दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम करती है। ठीक है बच्चों, तो ये काम था। आगे फिर चलते हैं हम लोग, देखते हैं। तो अभी हमारा द्वितीय अंग में खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें और इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो हमारा शुक्रवाहक तक हो गया है। अब हम लोग द्वितीय अंग में हमारा है स्खलन, स्खलन नलिका। अब स्खलन नलिका में कौन कौन पार्ट है हमें ये देखना, ये काम का क्या काम करती है। तो शुक्राणुओं को शुक्रवाहिका से मूत्र वाहिनी तक ले जाने का काम करती है। शुक्राणु को शुक्रवाहिका के द्वारा, शुक्रवाहिका के द्वारा मूत्र नलिका तक,
मूत्र नलिका तक ले जाना। ठीक, स्खलन नलिका का ये काम है। ठीक, ध्यान देंगे, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको पढ़ेंगे। दूसरी चीज हमें देखना है बच्चों, जनन मूत्र वाहिनी। जनन मूत्र वाहिनी, अब इसका क्या काम है ये देखना है। तो जनन मूत्र वाहिनी का जो काम है, ठीक, तो इसका जो काम होता है वो वीर्य का परिवहन काम करती है। क्या काम करती है? वीर्य का परिवहन। ठीक है, वीर्य का परिवहन का काम करती है ये सब आपके द्वितीय अंग हैं। इसके बाद शुक्राशय। अब हम लोग चल लेते हैं, इतना तो हमारा हो गया। ठीक बच्चों, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चल पढ़ लेते हैं इसमें जनन तंत्र में ग्रंथियों के बारे में। ठीक, ग्रंथियां, हमारा ग्रंथ क्या है, इसके अंतर्गत जनन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं ये ध्यान देना है। तो देखिए, शुक्राशय हमारा जनन ग्रंथ है, शुक्राशय। ठीक, अब शुक्राशय में क्या काम होता है हमें ये देखना है। तो शुक्राशय में बच्चों जाहिर सी बात है, हमारा जो काम होता है वो वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करना। वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करना। ठीक, ये काम होता है हमारे शुक्राशय का वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करना होता है। बहुत ही सरल है, समझी जाएंगे होंगे आप लोग। फिर देखिए बच्चों, दूसरा चीज है जिसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट ग्रंथि ये केवल पुरुषों में पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि, अब इसका जो काम होता है वो हमारा वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करना। वीर्य के द्रव भाग का वही काम इसका भी है जो शुक्राशय का काम होता है। ठीक बच्चों, इसके बाद अगला हमारा है काउपर ग्रंथि। ठीक बच्चों, अब एक काउपर ग्रंथि क्या होती है, इसके बारे में भी हमें विशेष जानकारी देनी है। ये वीर्य के द्रव का भाग का निर्माण ये भी काम वही करता है, ये भी यही काम करता है जो ये काम करते हैं। ठीक है, ये तो काम करेंगे, साथ साथ इसका स्नेहन का मतलब कोमल, स्नेहन, सॉफ्ट बनाता है। कैसा? सॉफ्ट बनाता है। ठीक, ये काउपर ग्रंथि का काम होती है। ठीक है, तो बच्चों यही था, इसके बारे में विशेष जानकारी तो यही थी और इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक और चीज़ है जो वहाँ है जनेंद्री के रूप में है, वह है जननेंद्री के रूप में। कौन है जो आप लोग पढ़े ही थे, वो है हमारा शिशन। क्या है? शिशन है, जिसको हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ठीक, तो ये हमारा शिशन के रूप में लिंग है जो क्या काम करता है? मैथुन अंग है। ये कौन सा अंग है? मैथुन अंग, मतलब निषेचन अंग है जो मादा के जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण करता है। यही इसका जो है काम है। ठीक है बच्चों, तो यही हमें जो है इसकी विशेष जानकारी देनी थी। अब बच्चों हमें जो है आगे फिर इसके बारे में पढ़ना है कि क्या क्या मतलब इसके बारे में शुक्राणु का क्या काम है, किस रूप में करता है। तो सभी जानकारी हम आपको जो है देंगे आगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। और बच्चों आप ध्यान से पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो आप हमें बताइए। हम होमवर्क दिए थे आपको जो है व्हाट्सएप पे, तो आप उस होमवर्क को नहीं किए, तो इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत ही नाराज़ हूँ। ठीक, क्योंकि आप मेहनत से पढ़िए, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको आगे चल के अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा कुछ सोचना ना पड़े।
आगे आप अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल कर ले जाए। इसलिए मेरिट बनना बहुत ही ज़रूरी है और ज्ञान भी रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, ठीक, ओके बच्चों, धन्यवाद। तो इसके लिए बाय, थैंक यू।